Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. सो हाउ यू ऑल आर आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पढ़ाई हो रही होगी, आप लोगों की एग्जाम बहुत पास में आ गए हैं। अब नेक्स्ट मंथ से मोस्ट प्रोबेबली सभी के एग्जामिनेशन शुरू है बोर्ड्स के, एंड अदर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आर आल्सो देयर इन लाइन। सो स्टडी हार्ड। एंड अभी हम लोग इस स्लाइड में इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। हमने पार्ट 1 पहले कवर कर दिया। इसके पहले के लेक्चर्स में इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने प्रॉपरली पढ़ लिया कि इन्वायरमेंट इकोनॉमी पे कैसे डिपेंडेंट है या इकोनॉमी इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंडेंट, कैसे दोनों को साथ साथ में चलने की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट कैन नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब हम लोग सस्टेनेबिलिटी को देखने वाले हैं कि व्हाई द सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यूज ऑफ रिसोर्सेज आर ऑफ टू, लाइक दो तरह से हम लोग रिसोर्सेज का यूज करते हैं। फर्स्ट, दे डू नॉट हार्म एनवायरनमेंट, एंड सेकेंड, एनफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। कभी भी जब रिसोर्सेज का यूज होता है तो दो चीजों को कंसिडर किया जाना चाहिए कि एक तो ये इन्वायरमेंट को हार्म से, और दूसरा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए इनफ हो। दैट मीन्स हम लोग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ऑफ रिसोर्सेज। दीज टू थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड कि हम रिसोर्स को यूज करते वक्त, लाइक हमने माइनिंग करी, कोल के लिए माइनिंग करी, तो हम लैंड को, सॉइल की फर्टिलिटी को हार्म ना करें, एंड हम इतनी ही माइनिंग करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कोल अवेलेबल, या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल करें फ्यूचर जनरेशन के लिए। दैट्स कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं। सस्टेनेबिलिटी का एक मेजर कॉन्सेप्ट है पीपल एंड प्लैनेट को लेकर के, कि पीपल शुड ग्रो विद द प्लैनेट। अर्थ का जो मेजर स्ट्रक्चर है, जो कोर स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए पीपल के यूज की वजह से। अगर 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, should be maintained like that. People should not destroy that core feature of the earth. So people should go with planet, and planet and people should coordinate for sustainability. नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमने ये देखा है कि हमेशा किसी भी चीज के रिसोर्सेज को लिमिटेशंस है, रिसोर्स लिमिट है। रॉबिन्सन की लैंग्वेज में अगर बात करें, रॉबिन्सन इज इकोनॉमिस्ट, उनकी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स इज देयर। रॉबिन्सन ने थ्योरी दी थी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की। अगर हम इस चीज की बात करें, अगर हमें सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है तो हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, किसी भी चीज को रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस, किसी भी चीज के यूज को रिड्यूस करिए, दैट मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए। अगर यूज हो चुका है दोबारा यूज करिए, रिसाइकल करिए एंड रीयूज करिए। ये ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। हम पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Social, that is society, the pillar of sustainable development. People are the pillar of sustainable development. If people do not have sustainability, it will not be ensured. लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए रिसोर्सेज को, तो ही रिसोर्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट पिलर इज पीपल, बिकॉज दे आर द प्राइम यूजर ऑफ रिसोर्सेज, प्राइम यूजर ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पिलर इज environment, because it gives resource, गिवर ऑफ रिसोर्स, सोर्स बोल सकते हैं इसको हम लोग। एंड लास्ट इज इकोनॉमी, आउटकम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को यूटिलाइजेशन से जो आउटकम आएगा वो इकोनॉमी है। तो देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑफ पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो सोशल, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक पिलर्स आर देयर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्ट्री देखें, उसके इतिहास के बारे में बात करने की कोशिश करें, तो वी विल सी कि सबसे पहले 1983 में ब्रंटलैंड कमीशन आया था। ब्रंटलैंड कमीशन में बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए थे, कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, और इसमें बातचीत हुई थी कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को उसी तरह के फीचर्स में रख सकते हैं जैसे इन्वायरमेंट हम लोगों को प्रोवाइड हुआ था।
तो ब्रंटलैंड कमीशन में बहुत सारी बातें हुई थी एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी ब्रंटलैंड कमीशन में, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, कि हम सभी का फ्यूचर एक ही है। अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, सारे टाइप के नेशंस को प्रॉब्लम होगी। तो और कॉमन फ्यूचर वाज पब्लिश इन 1987 एंड इसमें बात की गई कुछ प्रॉब्लम्स की, जैसे इनइक्वालिटी, पैंडेमिक्स की बात की गई। बहुत सारे पैंडेमिक्स है जो अभी अर्थ में है, बहुत सारी डिजीजेस है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और द अदर रीजंस, जिसका कोई भी अभी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इन बारे में बात करी गई थी। इनइक्वालिटी की बात की गई, इनइक्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट, वेदर इट इज जेंडर इनइक्वालिटी, वेदर इट इज फूड इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, हर टाइप की इनइक्वालिटी की बात करी गई थी इस रिपोर्ट में। फिर धीरे धीरे 1992 का टाइम आया एंड लोगों को और नॉलेज हुई अबाउट द एनवायरनमेंट एंड अबाउट द इकोनॉमी। तो एक अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। यहाँ पे बात किया गया एजेंडा 21 में सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार आया। इसके पहले वाली स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा था, इसके पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एजेंडा 21 से आया था। एजेंडा 21 में सबसे पहले वर्ड सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन करा गया था कि ये होता क्या है। एंड इस प्रोसेस के थ्रू आउट में हम देखेंगे कि आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को फॉलो कर रहे हैं। हम इन 17 टारगेट्स, 17 टारगेट्स आर देयर, इन 17 टारगेट्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं 2015 से 30 तक का टाइमलाइन में, कि अब ये 15 साल के टाइम लिमिट्स में कुछ 17 टारगेट में वर्ल्ड को ले जा सके सस्टेनेबली, जहाँ पे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत स्कोप छोड़ें। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओरिजिनेट होता है, इवॉल्व करता है, वो हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं कि क्यों जरूरी है, नीड क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर इज वन इज बैलेंस, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई ऑफ नेचर, नेचर जो हमें सप्लाई कर रही है और हम जो नेचर से डिमांड कर रहे हैं वो बैलेंस हो सके। Next is limited resources. Because resources are very limited, that is why we need to use them sustainably. Optimum utilization is very important of resources. कि हम कम से कम resources को utilize करें, efficiently utilize करें, effectively utilize करें। efficiency लेके आए हम resource utilize करने के लिए। Next is intergenerational equity. Of course, we need intergenerational equity. अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके तो एक एग्जाम्पल है चीता। 1950 से पहले चीता दिखाई देता था और आज दिखाई नहीं देता। आज हमारे लिए सिर्फ ये कहानियों में दिखाई देता है। तो आज जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो कहानी न बन जाए फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। दैट इज व्हाई वी नीड इंटरजेनरेशनल इक्विटी। आज हम बात करते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने क्लीन वाटर लिया है, उन्होंने क्लीन एयर ली है, उनके लिए सब कुछ क्लीन रहा है। बहुत सारी मिलावटें जो आज होना शुरू हुई है वो उस समय नहीं होती थी। तो हम अब नेक्स्ट जनरेशन को ये बात करने का मौका न दें, आने वाले टाइम पे लोग ये बात हमारे बारे में ना करें, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोशल जस्टिस, ऑफ कोर्स सोशल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोशल जस्टिस मीन जस्टिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, जो लोगों को इनकम के बारे में बात हो रही है कि इनकम, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब मामलों में जस्टिस मिले, हर एक इंसान इक्वल रहे इन सब मामलों में। नेक्स्ट इज फॉर अवेयरनेस, एक्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम अवेयर हो सके कि व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हम act कर सके उसके अकॉर्डिंग, हम अकाउंटेबल हो सके, हम अकाउंटेबल लोगों को ठहरा सके एंड अफोर्ड कर सके क्लीन एयर, क्लीन वाटर एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट इज पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट। ये तीन पीज, दीज आर द थ्री पीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज पीपल जो पार्टिसिपेट करेंगे प्लेनेट को बचाने में एंड प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, दैट मीन्स इन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन साथ साथ में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, दीज आर द थ्री सीज एंड दीज आर द फोर एज, अगर हम इसका शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज निकालें तो। सो दीज थ्री सीज आर सर्कुलर इकोनॉमी को इंक्रीज करना, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब यूज करना, रीयूज करना, रिड्यूस करना, लाइक दिस। अगर हम किसी चीज को एक बार यूज कर रहे हैं तो उसको फिर से हम दोबारा यूज करें रिसाइकल करने के बाद, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। हम एक बार यूज करने के बाद वेस्ट जनरेट करके उसको रीजनरेट करके फिर से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन।
हम कंजर्व करें रिसोर्सेज को, बिकॉज देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग कैपेसिटी अगर नहीं बढ़ा सकते तो हम कंजर्वेशन पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी type of development, any type of protection, any type of natural factors protection। community is very important। जब तक community participate नहीं करेगी तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट नीड टू अवेयर द कम्युनिटी, गवर्नमेंट नीड टू make affordable for communities the resources so that they can protect their resources। for example हम बात करें ट्राइबल communities की, तो ट्राइबल communities protects the forest क्योंकि वो नेचर वर्शिपर होते हैं। so these type of examples we can take to protect the environment। Now in the next slide we will study strategies for sustainable economic development। what are some strategies for sustainable economic developments are: number one, promoting renewable energy sources। क्योंकि थर्मल एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो कोल है हमारे पास जो कि अब स्केयर है। अगर हम बात करें झरिया जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो बोला जा रहा है कि झरिया अब नीचे जा रहा है बिकॉज हमने सारा कोल निकाल लिया है नीचे से अर्थ के, झरिया अब नीचे जा रहा है। सो अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन्वायरमेंट को तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करना होगा, चाहे वो सोलर एनर्जी की बात करें, चाहे वो विंड एनर्जी की बात हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो, हाइडल एनर्जी की बात हो, एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी की बात हो। ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट नंबर टू इज अडॉप्टिंग सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल। वी हैव टू अडॉप्ट दिस सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल की जहाँ पे एक प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट होने के बाद ये प्रोडक्शन होगा, फिर यूज होगा, यूज होने के बाद उसको रिसाइकल करेंगे एंड फिर से हम लोग उसको प्रोडक्शन में डाल देंगे एंड फिर यूज करेंगे। तो रिसाइकल रीयूज हम लोग को लेके आना होगा। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग सोशल इक्विटी। दैट मीन्स हम लोगों को जेंडर इक्विटी की बात करनी होगी, हमें हंगर को रिड्यूस करने का बात करना होगा, हमें इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को कम करना होगा, हेल्थ अवेलेबल करानी होगी सभी को, सो दैट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, सोशल इनइक्वालिटीज खत्म। नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग एजुकेशन एंड स्किल। वी नीड टू गिव एजुकेशन एंड स्किल टू एवरी पीपल। हर लोगों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। अभी तो इंडिया में अगर बात करें तो 8 क्लास तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है इन गवर्नमेंटल स्कूल्स ओनली। तो 14 years ऑफ एज तक हमने फ्री एजुकेशन के बारे में बात की हुई है एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे बात कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चला रहे हैं, कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं बहुत सारे। सो एजुकेशन एंड स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्यूचर में अपने लिए लाइवलीहुड अर्न कर सके। नेक्स्ट इज इनैक्टिंग स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। हम लोगों को रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे भी काम करने की जरूरत है, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाएंगे, यहाँ पे हम बहुत सारे कोड्स बनाएंगे सो दैट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जा सके, लाइक CSR। आप ऐसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर हम लोग कैंपा फंड की बात करें, जहाँ पे अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं कोई इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, तो उसके बदले में आपको या तो पैसे देने होंगे या फिर कहीं पे फिर से एफॉरेस्टेशन करना होगा किसी दूसरे एरिया में। ऑल दीज आर कि हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड रेगुलेशन ले, हम टैक्स लगाए, कार्बन टैक्सेशन करें, कार्बन प्रोडक्शन पे टैक्स लगाए। नेक्स्ट इज ग्रीन इंडस्ट्रीज। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके जो भी इंडस्ट्रीज काम करती है उनको हम ग्रीन इंडस्ट्रीज बोलते हैं, या फिर ग्रीन प्रोड्यूस करती है जो, लाइक जो कार्बन लेस काम करती है जो भी इंडस्ट्रीज, उनको हम ग्रीन इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की हमें जरूरत है, हमें सारे काम को अब करने के लिए इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशंस को कम करने के लिए इन्वायरमेंट में हमें इंडस्ट्रीज को ग्रीन बनाने की जरूरत है। हम बिजनेस को ग्रीन बना सकते हैं, पेपरलेस वर्क इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेक्स्ट, कम्युनिटी engagement इन CSR एक्टिविटीज। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक कंपनी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे करने के लिए अपने टर्नओवर्स में से, अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज वो लोग देते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। एंड ऑल्सो कम्युनिटी इंगेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज पार्टिसिपेटरी अप्रोच के बिना इंडिया एज अ वास्ट कंट्री कुछ भी नहीं हो सकता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, last line ending the video of environment and sustainability, महात्मा गांधी जी ने कहा था, और महात्मा गांधी ने said very very well, उनको पहले से पता था, अर्थ हैज enough for everyone's need। अर्थ के पास सबकी जरूरतों के लिए सब कुछ है, बट नथिंग फॉर everyone's greed। पर किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी को कुछ चाहिए तो अर्थ से मिलेगा, लेकिन उसको किसी को बहुत कुछ चाहिए तो वो अर्थ नहीं दे सकती, क्योंकि अर्थ हैज इट्स ओन कैपेसिटी टू रीजनरेट। अर्थ की कैपेसिटी अगर रीजनरेट करने की खत्म हो जाएगी तो वहां पे अर्थ
खत्म होना शुरू हो जाएगी। हम ओवर यूज कर रहे हैं अर्थ। सो थैंक यू विद दिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।